आज कल से आगे पढ़ रहे हैं कि एक ही नहीं सुना होगा। फिर कुछ पूछना है बेटा? ये अपने ऑडियो म्यूट कर लीजिए, ठीक है? ध्यान से समझिए। गुड मॉर्निंग सर। उज्जवल, गुड मॉर्निंग सर। उज्जवल कुछ पूछना है क्या? नो सर। देखिए बेटा, कल हमने जलोढ़ मृदा पढ़ी थी। जलोढ़ मृदा भारत के मैदानी भागों में आपको देखने को मिलती है। जलोढ़ मृदा के बाद में हमने काली मृदा के बारे में पढ़ा। काली मृदा जो है वो हमें भारत के दक्षिण के पठार में देखने को मिलती है। कौन सी? काली मृदा दक्षिण के पठार में देखने को मिलती है। काली मृदा को हमने काली कपास वाली मृदा, रेगर मृदा के नाम से जाना था, ठीक है? ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा बना, उस लावे में अपक्षय के माध्यम से इस मृदा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तीसरी मृदा हमने पढ़ी थी लाल पीली मृदा। लाल व पीली मृदा, इसको हम पढ़ रहे थे। देखो, यह मृदा भारत में देखें तो भारत में इस मृदा का क्षेत्र है आपका, ये दक्षिण का पठार है जिसमें काली मृदा है। ये ऊपरी भाग है जिसमें आपके जलोढ़ मृदा है, ठीक है? ये पश्चिमी भाग है जिसमें आपके मरुस्थलीय मृदा है। अब इस काली मृदा के पूर्व में और जलोढ़ मृदा के दक्षिण में, यानी भारत के पूर्वी भाग में जो ये मृदा है, कौन सी? और पश्चिमी घाट पर कौन सी मृदा मिलती है आपको? लाल व पीली मृदा। कौन सी मृदा मिलती है? लाल व पीली मृदा। छत्तीसगढ़ का पठार आ गया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का भाग आ गया, कुछ महाराष्ट्र का जो भाग है वो भी आता है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये जो भाग है यहाँ पर आपके कौन सी मृदा मिलती है? लाल व पीली मृदा मिलती है। मृदा की बात करें तो इस मृदा में लोहे अंश की प्रधानता होती है। किसकी भाई? लोहे अंश की क्या होगी? प्रधानता होगी। कौन सी मृदा में? लाल व पीली मृदा में। ये बात हमने कल पढ़ी थी। लोहे अंश की प्रधानता के कारण इसका रंग कैसा है बेटा? लाल। कैसा है? लाल। और इस लोहे अंश की प्रधानता वाली मिट्टी में अगर जल मिल जाए, जल मिलना यदि जल योजन यानी जल का मिलना अगर हो जाए तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला। इस कारण से इस मिट्टी का नाम पड़ा लाल व पीली मृदा, ठीक है? क्षेत्र में एक बार रिपीट कर रहा हूं, दक्षिण के पठार के पूर्वी भाग में, मध्य जो गंगा का जो भाग है उसके दक्षिणी भाग में, मध्य गंगा के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भारत में, और पश्चिमी घाट में यह आपकी मृदा आपको देखने को मिलती है। रवेदार आग्नेय चट्टानों से निर्मित होती है, रवेदार होती है और आग्नेय चट्टानों से निर्मित होती है। यह मृदा, राज्यों की बात करूं तो एक बार मैंने बताया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का भाग, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग जहां पे ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश का भाग, इसमें आपके कौन सी मृदा मिलती है? लाल व पीली मृदा आपको मिलती है। कौन सी मृदा मिलती है? लाल व पीली मृदा आपको मिलती है। इसके अलावा कहाँ मिलेगी? ये दक्षिणी छोर। इसके अलावा क्षेत्र इंपोर्टेंट है बेटा, क्षेत्र इंपोर्टेंट है। दक्षिणी छोर में मिलेगी और कहाँ मिलेगी? पश्चिमी घाट में मिलेगी। पश्चिमी घाट कर्नाटक और महाराष्ट्र का प्रदेश है, यहाँ पे ये मृदा मिलेगी। एक बार स्टेट बोल रहा हूँ, नोटबुक में आप लिख लीजिए। तमिलनाडु में ये मृदा मिलती है, कर्नाटक में ये मृदा मिलती है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कौन से भाग में? पूर्वी भाग में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, ठीक है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और झारखंड में, और
झारखंड में मृदा मिलती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में मृदा वेस्ट बंगाल में मिलती है। कुछ मात्रा में यह मृदा कहाँ मिलती है? वेस्ट बंगाल मिलती है। कुछ मात्रा में ये मृदा कहाँ मिलती है? साउथ उत्तर प्रदेश यानी दक्षिणी यूपी मिलती है। और कुछ मात्रा में ये मृदा कहाँ मिलती है? हमारे राजस्थान के क्षेत्र में भी मिलती है। कौन से क्षेत्र में मिलती है? राजस्थान के क्षेत्र में मिलती है। तो बताओ यहां तक क्लियर हुआ क्या कि लाल और पीली मृदा लोहंस की प्रधानता, आगे चट्टानों के द्रव्यदार कण होते हैं, जलयोजन से पीला, लोहा से लाल, और भारत के कौन से भाग में? दक्षिण के पूर्वी भाग में और मध्य के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी और पश्चिमी घाट पर यह मृदा पाई जाती है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? हाँ सर। आ गया? सर। ठीक है। यस सर। और इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट मृदा है, वैसे देखें तो 4 नंबर की है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, देखो इस मृदा के लिए कहा जाता है कि ग्रीक भाषा के लेटर, लेटर शब्द से इसका निर्माण हुआ है। लेटर, यहाँ इसका मतलब होता है ईट। ईट का रंग कैसा होता है बेटा? लाल। ईट का रंग कैसा होता है? लाल। तो यह ईट के कलर की सी होती है, ईट के कलर की होती है। इस मृदा की विशेषता क्या है? इस मृदा की विशेषता है कि इस मृदा क्षेत्र में अधिक ताप मिलता है। अधिक ताप के कारण ज्यादा टेम्परेचर इसको मिलता है। इस ज्यादा टेम्परेचर के कारण और ज्यादा वर्षा होने के कारण जो इसके जो ह्यूमस तत्व है, जो इसकी उपजाऊ तत्व है, वो क्या होते हैं? बह जाते हैं, निक्षालित। आपकी बुक में एक शब्द दिया हुआ है निक्षालन। निक्षालन का मतलब बह जाना। निक्षालन का मतलब क्या है? बह जाना। तो ये आपके अधिक ताप के कारण, अधिक ताप के कारण और ज्यादा वर्षा के कारण यहाँ इसके जो उपजाऊ तत्व है वो क्या होते हैं? चले जाते हैं। और उपजाऊ तत्वों की प्राय इस मृदा में कमी पाई जाती है। और कौन से रंग की होती है बेटा? लाल रंग की होती है। और लाल रंग का जो रूप है उसका कारण है अधिक तापमान। क्या है? अधिक तापमान के कारण ये लाल रंग की होती है। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा। अब इस लेटेराइट मृदा में हम कोई भी उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने के लिए हमें इस मृदा में क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ डालने पड़ेंगे, रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। और मृदा के जो उपजाऊ तत्व के लिए हम जो मृदा उपजाऊपन के लिए जो तकनीक उपयोग करेंगे, खाद डालो, दवाई डालो, हैं, उसका प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो इसमें मृदा के उपजाऊपन बढ़ाने के लिए हम इसमें विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हैं, उर्वरक डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं। ठीक है। अब हम बात करें कि ये मृदा कहाँ मिलेगी। ये मृदा कहाँ मिलेगी? तो ये मृदा आपको मिलेगी कहाँ पर? पूरे भारत में काफी प्रदेश है, लेकिन यहाँ तो हमने जलोढ़ मृदा पढ़ ली, यहाँ हमने काली पढ़ ली, यहाँ लाल और पीली पढ़ ली, लाल व पीली पढ़ ली। ठीक है, लाल और पीली पढ़ ली। अब हमारी जो लेटेराइट मृदा है वो कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको कर्नाटक में। समस्त भागों में नहीं है, थोड़े थोड़े भागों में। कर्नाटक के भाग में, ठीक है, केरल के भाग में, ठीक है, और तमिलनाडु के भाग में, जहां पे ज्यादा तापमान आपको मिलता है। एक तो कर्नाटक के भाग में, केरल के भाग में, तमिलनाडु के भाग में। एक आपको कहाँ मिलती है? असम के भाग में। कहाँ पर? असम के भाग में, जहां पर आपको ज्यादा क्या मिलेगा? आपको मिलेगा क्या? यहाँ पे टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर के कारण क्या होगी? इसके ह्यूमस तत्व है वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। और ह्यूमस तत्व के नष्ट होने के कारण यह जो मृदा है वो क्या होगी? उसमें उपजाऊ क्षमता क्या होगी? कम होगी। तो कहाँ कहाँ मिलेगी आपको? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, और कहाँ पर? असम में। और कहाँ मिलेगी? और देखो थोड़े से भाग में देखें तो उड़ीसा,
उड़ीसा के भाग में, कहाँ पे, उड़ीसा, और आपके मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगी, मध्य प्रदेश में। इन क्षेत्रों में भी, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी यह मृदा आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी जगह, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के भाग में देखने को मिलती है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्षेत्रों में कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम, इन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में, एक तो कौन कौन से भागों में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, असम में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में यह मृदा आपको देखने को मिलती है। भाई मिस्टर गुजर लिखा हुआ है, कुछ पूछ रहा है क्या बेटा, वीडियो ऑन किया, कुछ पूछ रहा है क्या, कुछ पूछना है क्या बेटा। देखो अब इस मृदा की बात मैं करूं तो इस मृदा में कौन सी फसल उत्पादन की जाती है, तो इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय व कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कौन सी मृदा में, लेटेराइट मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा लेटेराइट लाल मृदा है, उसमें केरल के भाग में काजू की कृषि की जाती है। काजू, आप ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा है वो प्रमुख मृदा मानी जाती है। तो काजू की खेती के लिए आपके लेटेराइट मृदा प्रमुख मृदा मानी जाती है। कौन सी, लेटेराइट मृदा काजू की खेती के लिए प्रमुख मृदा मानी जाती है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, लेटेराइट मृदा ग्रीक भाषा के लेटर शब्द जिसका मतलब क्या होता है बेटा, ईट, यानी ईट की तरह कैसी है, लाल। अब लाल कैसे हुई, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर ज्यादा और वर्षा ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा वर्षा ज्यादा, तो इस मृदा में जितने भी उपजाऊ तत्व थे वो सारे बह गए। ठीक है, तो इसमें अब ह्यूमस तत्वों की कमी पाई जाती है, एक तरह से अनुपजाऊ मृदा के रूप में ये है। लेकिन इसमें खाद वगैरह डाल के इसको उपजाऊ बनाया जाता है। हमारे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम और कुछ भाग इससे जुड़ा हुआ जो आंध्र प्रदेश का है वहां पर भी ये मृदा देखने को मिलती है। आपके चाय, कॉफी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, और केरल में आपके काजू की खेती इसमें की जाती है। कौन सी मृदा में, लाल मृदा में काजू की खेती की जाती है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया क्या? देखो यस सर। ठीक है, यस सर। अपनी चार आ गया। जो मृदा विभाग थे या मृदा के प्रकार थे वो हमने पढ़ लिए। पांचवा भाग है भाई बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लगभग चीज लिख दोगे। एक तो क्या है कि मृदा में कौन कौन से कंटेन है वो आपको ध्यान रखना है, और एक ध्यान रखना है मृदा कौन से एरिया में है, कौन से क्षेत्र में मिलती है, ये हमें ध्यान रखना है। मृदा में जो कंटेन है वो ध्यान रखना है, मृदा कौन से एरिया में है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, ये जो लिख रखा है इसमें मिस्टर गुजर, इसका क्या नाम बेटा, थोड़ा ध्यान रहे, क्या नाम है, अपना नाम बोलिए बेटा। मिस्टर गुजर जो लिख रखा है क्या नाम है बेटा? सुमित। एक बार थोड़ा तेज बोलिए, मैसेज कर दीजिए क्या नाम है, और बाकी तो सही आ रहे हैं नाम। सुमित। सुमित नाम है क्या बेटा आपका? ठीक है, सुमित नाम है, ओके। देखो अगली मृदा है आपकी मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा है? मरुस्थलीय मृदा। अरे अपने ऑडियो को बंद करो, ये अपने ऑडियो को बंद करो बेटा।
भाई आपको पता नहीं रहता कि ऑडियो बंद है कि नहीं है? क्लास डिस्टर्ब होती है बेटा इससे। मरुस्थलीय मृदा, इसको हम लवणीय मृदा भी कहते हैं, अलग प्रकार से पढ़ लेते हैं। लवण, देखो यह मृदा जो हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में और गुजरात के भाग में मुख्यतया मिलती है। इसके अलावा मरुस्थल का प्रसार है पंजाब हरियाणा तक भी है, पंजाब और हरियाणा तक भी है। इस मृदा की बात करें तो इसका जो रंग होता है, किसका, इस मरुस्थलीय मृदा का रंग होता है वो लाल और भूरा होता है। कैसा होता है? लाल व भूरा। हम इस एक मिनट, गाने चला रहे हैं। हाँ बेटा ये अंजलि से नहीं, ये जो है ना अभी वो मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगा ना तो समझ में आ जाएगा इसको कि क्या हो रहा है। यार मैं नहीं चला रही, वो बीच बीच में वो लड़का चला रहे हैं। हाँ वो लड़का ही तो है, वो भी रिकॉर्डिंग में देखूंगा तो पता लग जाएगा। बेटा ओके सर। आपको ये सभी स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान रखें कि आप यहाँ लाइव क्लास में पढ़ने के उद्देश्य से जुड़ रहे हो। जब आपका ऑडियो हमने म्यूट करवाया क्योंकि आपके आसपास की जो आवाज है वो आती है तो उससे क्लास डिस्टर्ब होती है और आप उस बात को नहीं समझ पा रहे हो। अगर आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है तो हमारे सिस्टम में अभी तो पता नहीं लग रहा, लेकिन रिकॉर्डिंग में देख के हमें पता लग जाएगा कि कौन बच्चा क्या डिस्टर्ब कर रहा था। तो अपना पूरा उद्देश्य पूर्ण करें, हमें पढ़ना है, पढ़ने के उद्देश्य से हम क्लास में जुड़े हुए हैं। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप चैट बॉक्स में लिख के दीजिए। आप अपना ऑडियो ऑन कीजिए, आप क्वेश्चन बोलिए, हम उसको बताएंगे। 2 बार प्रॉब्लम कर दिया आपने। लाल और भूरा रंग होता है कौन सी मृदा का? आपके मरुस्थलीय मृदा का। और यह मृदा लवणीकृत होती है, लवण की प्रधानता होती है। इस मृदा में किसकी प्रधानता होती है? लवण की प्रधानता होती है। इस कारण से इसे लवणीकृत मृदा भी कहते हैं। ठीक है, ये जल अभाव वाले क्षेत्रों में मिलती है, हमारे पश्चिमी राजस्थान में और गुजरात वाले भाग में यह मृदा देखी जाती है। ठीक है, मृदा में लवणीकृत तत्वों की प्रधानता होने के कारण कभी कभी अभी क्या है कि राजस्थान में कौन सी नहर आ गई? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद हम हमारी इस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन इस भूमि की लवणता ऐसी है कि लवणता के कारण हम जो पानी इसमें डाल रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, पानी तो जा रहा है नीचे और नमक आ रहा है क्या? ऊपर। तो नमक ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है मृदा में? सेम की समस्या। हम पढ़ेंगे इस चीज को, कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? सेम की समस्या। इसके अलावा ये जो मृदा है इसमें हम किसकी प्राप्ति करते हैं? नमक। हम नमक की प्राप्ति यहाँ से करते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में डीडवाना है, पंचपदरा है, आपके सांबर है, लूणकरणसर है, ये कुछ झीलें हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? नमक की प्राप्ति करते हैं। तो ये मृदा नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसमें जो कैल्शियम की मात्रा है इस मृदा में बढ़ती है, कभी कम हो जाती है, कभी क्या होती है? बहुत ही बढ़ जाती है। और ये मैंने बोला ना सेम की समस्या, तो इसमें लवण बार आ जाएगा। तो इसी मृदा के रंध्र है, मृदा में जो हवा जाने का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और इस मृदा में जो क्या है? रंध्र है, वो रंध्र बंद हो जाएंगे तो मृदा के आंतरिक भाग में जो जीवाणु है जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं वो जीवाणु क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और जीवाणु नष्ट होने के कारण, इन जीवाणुओं के नष्ट होने के कारण यह मृदा है वो अनुपजाऊ हो जाती है। कब? जब इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, सेम की समस्या उत्पन्न होती है, तो इस मृदा को
कई तरीके से कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कई तरीके से कृषि योग्य बनाने के लिए क्या किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। कौन सी मृदा को, लवणीय मृदा को। हम जानते हैं इस मृदा को अच्छी तरह, क्योंकि हमारा पश्चिमी राजस्थान इस मृदा से ही निर्मित है। कौन सा राजस्थान भाई, पश्चिमी राजस्थान। कौन सी मृदा से निर्मित है, हमारी इस मरुस्थलीय या लवणीय मृदा से निर्मित है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि बेटा आपके क्षेत्र में सीमित सी Yes, बात है, sir. सीमित सी बात है कि ये राजस्थान और में आ गया। गुजरात वाले भाग में है। ठीक है, ओके। राजस्थान गुजरात वाले भाग में लाल भूरा है और इसमें लवणता की मात्रा है, नमक की प्राप्ति होती है, लेकिन इसमें कई बार आपके चूना पत्थर, सॉरी, ये कैल्शियम की मात्रा बढ़ भी जाती है, कंकर पत्थर इसमें मिलते हैं। और इंदिरा गांधी मेहर आने से सिंचाई की अत्याधिक जो प्राप्ति हो रही है, सिंचाई पूर्ण रूप से की जा रही है, ज्यादा सिंचाई की जा रही है। देखो, सिंचाई अधिक करे तो भी गड़बड़ है, कम करे तो भी गड़बड़ है। अधिक करेंगे तो भी ये समस्या उत्पन्न हो गई, और इससे मृदा के उपजाऊ गुण हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इसको ही हम मृदा निम्नीकरण कहते हैं। पढ़ा है भू निम्नीकरण, वैसे ही मृदा निम्नीकरण ये इसका ही रूप है। मृदा निम्नीकरण भी जो है वो भी क्या है, इसका ही रूप है। अब इसमें सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई एक स्टूडेंट को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? विकास मीणा अभी जुड़ा है Yes. क्या बेटा? नो सर। और बाकी सभी स्टूडेंट को मेरी आवाज आ रही है? सर कट कट के। हाँ वो बेटा वो कट के आ रही ना, वो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। जिसको भी आवाज नहीं आ रही वो नेटवर्क इश्यू है, बाकी सबको स्पष्ट आवाज आ रही है। मैंने पहले टेस्ट करके और बाद में स्टार्ट किया था क्लास। देखो, इसके बाद अगली मृदा है पर्वतीय मृदा या वन मृदा। पर्वतीय मृदा या वन मृदा। देखो, मृदा निर्माण में हमने जो चट्टानी खंड तो देखे ही है, साथ साथ आपने पढ़ा है कि वनस्पतियां है उनसे भी मृदा बनती है। और हमने देखा कि जो हमारे जो जीव जंतु है उनके जो मृत जो शरीर है उससे भी क्या है, मृदा का निर्माण होता है, ह्यूमस तत्वों के माध्यम से अपघटन के द्वारा। तो मृदा निर्माण जैविक तत्वों से भी होता है और इन अजैविक तत्वों से भी किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। पर्वतीय मृदा कहाँ मिलेगी? तो पर्वतीय मृदा आपको मिलेगी भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में, और उत्तरी भाग और उत्तरी पूर्वी भाग, यहाँ पे आपको कौन सी मृदा मिलेगी? पर्वतीय मृदा। इसके अलावा दक्षिणी भाग में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे क्या होगी, पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। तो पर्वतीय मृदा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष तौर पे मिलती है। सीधी सी बात है, वन क्षेत्रों, वनीय जो भाग है यहाँ पर, उन क्षेत्रों में क्या है, वनीय मृदा या पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इस पर्वतीय मृदा की बात करें तो यह दोमट होती है। दोमट का मतलब दो रंग वाली, जैसे जलोढ़ भी क्या है, दोमट है। ठीक है, तो दोमट यानी दो रंग वाली। सिल्टदार, आपकी बुक में लिखा है सिल्टदार। सिल्टदार का मतलब होता है गाद युक्त, जिसमें गाद होती है यानी जल मिला होता है, गाद युक्त होती है। यानी सिल्टदार का मतलब क्या होता है, गाद युक्त मृदा होती है। इसके अलावा हिमाच्छादित क्षेत्रों में जो हिमालय वाले भाग है वहां पे इस प्रकार की मृदा मिलती हैं। और यह मृदा उन प्रदेशों में अपर्दन के दौरान, अपक्षय के दौरान क्या होती है, निर्मित होती है। ऊपरी भागों में मृदा के कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और मृदा कैसी होती है, अपरिपक्व होती है। लेकिन अपरिपक्व होती है, लेकिन जो घाटियां है या पर्वतीय तल क्षेत्र है वहां पे ये जो मृदा है वो कैसी होती है, महीन कण की होती है और परिपक्व होती है। क्या होती है, परिपक्व होती है। और यहाँ पे जो प्रवाह होता है जल का, उस जल के प्रवाह कारण इसके जो भी मृदा के जो जैविक तत्व है या ह्यूमस तत्व है वो क्या होते हैं, बह जाते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमस तत्वों की यहाँ पे क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि डाल के अनुरूप क्या होंगे, वो बह जाएंगे, इसलिए ह्यूमस तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। यह है मृदा।
किसके रूप में मिलती है? देखो ये मृदा हमें मिलती है जलोढ़ पंखों के रूप में। किसके रूप में मिलती है? जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख। और जो अपने नदी सोपान है उनके रूप में मिलती है। देखो दोनों ही चीज हम समझेंगे, जलोढ़ पंख क्या होता है और नदी सोपान क्या होते हैं। ये हमारे पर्वतीय भाग है, यहाँ से हमारे नदियों का प्रवाह होता है। क्या होता है? नदियों का प्रवाह होता है। अब नदियां क्या करती है? इन पर्वतीय भागों के संकरे रास्ते से प्रवाहित होती है। संकरे मतलब छोटी रास्ते से प्रवाहित होती है। जैसे ही ये पर्वतीय भागों से बह करके और जो मैदानी भाग या पर्वत के पद क्षेत्रों में आती है, पर्वत के निचले वाले भागों में आती है, तो इसको मिल गया एक बड़ा रास्ता। इसको मिल गया क्या? बड़ा रास्ता। जैसे कोई नदी है वो छोटे रास्ते से बह रही है और आगे उसको मिल गया बड़ा रास्ता। वो ढाल के अनुरूप आ रही है नदी। क्या ला रही है? ढाल के अनुरूप आ रही है। और क्या लेके आ रही है बेटा? तलछट ला रही है। क्या ला रही है? तलछट ला रही है। तो तलछट लाने के कारण और ढाल के अनुरूप आने के कारण ये जो ढाल के अनुरूप आने के कारण ये नदी जब मैदानी भागों में आती है, अपने तलछट है वो एक शंकुकार आकृति में जमा कर देती है और दो भागों में बट जाती है। जैसे मान लो नदी ऐसे आ रही है और इसने क्या किया? अपने तलछट है वो यहाँ जमा कर दिए। ठीक है, यहाँ जमा कर दिए और नदी कितने भागों में बट गई? दो भागों में। और इसने डेल्टा के रूप में क्या है? अपने तलछटों का जमाव कर दिया। बेटा इसको बोलते हैं जलोढ़ पंख। क्या बोलते हैं? जलोढ़ पंख। तो ये बोल रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो मृदा हमें मिलती है, एक तो यहाँ मिलती है जलोढ़ पंखों के रूप में, एक तो कहाँ मिलती है? जलोढ़ पंखों के रूप में। एक कहाँ मिलती है? जब नदियां हैं वो सीढ़ी नुमा रूप में क्या है? प्रवाहित होती है। इन सीढ़ी नुमा क्षेत्रों में हमें क्या मिलती है? मृदा मिलती है। उसको क्या बोलते हैं? नदी सोपान में सीढ़ी को क्या बोलेंगे? सोपान। तो नदी सोपान में हमें क्या है? मृदा मिलती है। नदी सोपान में भी क्या मिलती है? मृदा मिलती है। और जलोढ़ पंखों में भी हमें क्या मिलती है? मृदा मिलती है। ऊपरी भागों में कण क्या होते हैं? मोटे होते हैं। निचले वाले भागों में क्या होते हैं? कण छोटे होते हैं। और ये मृदा क्या होती है? ढाल क्षेत्र में जाती है। तो यहाँ पे वही नदी प्रवाह है, देख लो, नदी प्रवाह देख लो। तो इसमें निक्षालन के कारण यहाँ पे हुमस तत्वों की कमी पाई जाती है। इसकी हुमस तत्वों की कमी पाई जाती है। और वैसे पर्वतों से निकल रही तो उपजाऊ तत्व काफी मात्रा में है, इस कारण से यहाँ पे वन क्षेत्रों का विकास देखने को मिलता है। ज्यादा मात्रा में अपर्दन भी इसी मृदा का होता है, कटाव भी इसी मृदा का होता है। तो बताइए बेटा, हमने 6 प्रकार की मृदा कंप्लीट पढ़ ली। एक बार आप मैप के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। पहली पर्वतीय मृदा, मैप के अकॉर्डिंग चल रही है सीक्वेंस, वैसे ज्यादा कम की वजह से नहीं रहे। पर्वतीय मृदा, दूसरी जलोढ़ मृदा, तीसरी मरुस्थलीय मृदा, चौथी काली मृदा, पांचवी लाल और पीली मृदा, और छठवीं कुछ स्थानों पे वो कौन सी है? लेटेराइट मृदा। कौन सी? लेटेराइट मृदा। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। अब हमारा एक प्रश्न जो 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, क्या कि भारत में मृदा वर्गीकरण। देखो आज तक जो प्रश्न आया है वो यू आया है कि भारत में मृदा वर्गीकरण को लिखते हुए किन्हीं 4 मृदा का, किन्हीं 3 मृदा का उल्लेख कीजिए। ठीक है, या किसी नाम दे दिया कि इन मृदा का उल्लेख कीजिए। लेकिन हो सकता है कि बड़ा प्रश्न दे दें 6 नंबर का और पूछ ले कि भारत में जो मृदा है, इस मृदा के, भारत की जो मृदा है, इस मृदा के वर्गीकरण को स्पष्ट करते हुए मृदा वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो 6 की 6 मृदा को हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या ध्यान दोगे? एक तो मृदा की स्थिति, उसमें पाए जाने वाले तत्व और मृदा के क्षेत्र, 3 चीजों का विशेष ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं, अगला बिंदु आता है हमारा
मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा अपर्दन और संरक्षण। हमारे पास में 10 मिनट का समय है और 10 मिनट में आपका ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, ये पूरा हो जाएगा। और इस टॉपिक का पूरा होने का मतलब है कि अपना ये लेसन है जो संसाधन वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगली क्लास में अगला लेसन पढ़ेंगे। अगर क्लास ड्रॉप हो जाती है तो ध्यान रखना, अगली क्लास में अगला लेसन पढ़ेंगे। जो आपको नोट्स दे दिए और आज मिल जाएंगे वो नोट्स कंप्लीट करें। ओबीटी आज मिल जाएंगे, वो भी आप कंप्लीट कर लेना। अगले अपने क्लास में हम अगला लेसन पढ़ेंगे। देखो हमने पढ़ाया है कि मृदा अपर्दन क्या है। वैसे अपर्दन जो है और उसका मतलब होता है कटाव करना। कटाव करना, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी का कटाव है वो जल से भी होता है, मिट्टी का कटाव है वो आपके वायु से भी होता है। ठीक है, यानी जल से भी अपर्दन होता है और वायु से भी अपर्दन होता है। और कटाव कब होगा? जब किसका अभाव होगा? वनस्पति का अभाव होगा। जब मृदा के बॉन्ड टूट जाएंगे तो बॉन्ड टूटने पे मृदा क्या होगी? बाहरी तत्वों से क्या होगी? प्रभावित होगी। और बाहरी तत्व उनको, उस मृदा को क्या करेंगे? बहा करके ले जाएंगे। तो वनस्पति जब होती है तो वनस्पति के कारण मृदा का कटाव नहीं होता है। मृदा का कटाव नहीं होता है। अगर होता भी है तो उस कारक को काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो कटाव बहुत धीरे होता है। ठीक है, अब मृदा अपर्दन के लिए कुछ आपके बुक में कुछ बिंदु हैं। एक तो है कि मृदा अपर्दन जो है पूरे विश्व की एक विकट समस्या है। भारत में अगर मान लो मृदा अपर्दन हो रहा है, किसी भी स्थान का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मृदा अपर्दन हो रहा है, मान लो एक खेत है, खेत में किसी भी प्रकार से मान लो वर्षा है और वर्षा का जल है, उसका बहाव हो रहा है और वर्षा जल इस प्रकार से है कि वो उस खेत की मिट्टी को काट करके आगे ले जा रहा है। तो इसकी ऊपरी परत, मृदा की ऊपरी परत जो हमने पढ़ा था कैसी बेटा? मुख्य मृदा यानी उपजाऊ मृदा। ये उपजाऊ मृदा बह के चली गई तो उस खेत में उपजाऊ मृदा के जाने पर क्या होगा? वो भूमि क्या हो जाएगी? उसमें उत्पादन क्या होगा? कम होगा और अनुपजाऊ मृदा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें किसी भी क्षेत्र में मृदा अपर्दन हो रहा है तो उस मृदा अपर्दन की कारणों को जानना है कि किस कारण से मृदा अपर्दन हो रहा है। जैसे ढालू भूमि है, ढालू भूमि है, असम वाले क्षेत्रों के अंदर हम क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। और हमने क्या किया? वहां पे चाय के बागानों के लिए सोपान बना लिए, सीढ़ी बना ली। अब सीढ़ियों में क्या करेंगे? हम इस प्रकार से जोत कर दें, इस प्रकार से। मैं इसके दोनों चीज बता रहा हूँ। मृदा जो है, इस मृदा के अपर्दन का क्या रूप है और इससे हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो हम क्या है, जैसे मान लो कि हमारी भूमि है और उसका ढाल इधर है और हमने उसमें हल भी इसी प्रकार से चला दिए तो सारा पानी बह करके नाली के रूप में नीचे आ जाएगा ना। तो हमें क्या करना है? ऐसी भूमि में, सोपानी जो भूमि है उसमें जो हल है वो अपोजिट चलाने हैं। किसके? स्लोप के, ढाल के अपोजिट चलाने हैं। ढाल के अपोजिट चलाए और यहाँ पे कोई भी हमने पेड़ या थोड़ा मेड़बंदी कर दिया, पेड़ के कोई लट्ठा रख दिया, जिससे क्या होगा? पानी बह करके नहीं आएगा और मृदा का कटाव रुक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके कहाँ पर मरुस्थलीय भागों में हम क्या करेंगे? यहाँ जहाँ मृदा क्या है, कटाव हो रहा है, वहां पे क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पेड़ लगाएंगे। और जहाँ पे वायु है, वायु से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उस मृदा कटाव वाले क्षेत्र में जिधर से मिट्टी जाती है उड़ करके, वहां पे क्या करेंगे? पेड़ों की श्रृंखला लगा देंगे, पेड़ों की श्रृंखला लगा देंगे, जिससे क्या होगा? मृदा का अपर्दन रुक जाएगा। मृदा का अपर्दन क्या होगा? रुक जाएगा। और हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि जो मृदा का अपर्दन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो बेटा होता है अवनलिका अपर्दन
और एक होता है चादर अपर्दन। एक तो होता है अवनलिका अपर्दन और एक होता है चादर। अवनलिका का मतलब भी बताया हुआ है कि ठोस भाग रह गया और नाड़ियों के अंदर बारिश होती है ना, तो छोटी छोटी नाड़ियां बन जाती है और मिट्टी कट करके आगे जाती है। कई बार पूरी की पूरी मिट्टी एक साथ आगे जाती है, वो कौन सा है? चादर अपर्दन। ये बात हमारी हो गई, ठीक है। और ये दोनों ही क्या है, उस भूमि के लिए जो फसल वाली है या कैसी भूमि है उसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही मेड़बंदी करेंगे। मेड़बंदी करेंगे, मार्ग को रोकेंगे या जल को क्या करेंगे, एक किसी भराव के लिए जोड़े या तालाब का क्या करेंगे, निर्माण कर लेंगे। जिससे क्या होगा, पानी है वो प्रवाहित नहीं होगा, बहेगा नहीं, और वो क्या नहीं करेगा, अपर्दन नहीं करेगा। एक आपके शब्द आया है उत्खात भूमि। कौन सी भूमि? उत्खात भूमि। उत्खात भूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है, जो बंजर है, उस भूमि को क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है, जिसमें हल चल नहीं सकते, उबड़ खाबड़ है, ठीक है, ऐसी भूमि को हम बोलते हैं उत्खात भूमि। और आप पूछ ले कि उत्खात भूमि का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, तो आपका ये उत्खात भूमि का उदाहरण है चंबल के बीहड़, जो धौलपुर में है। धौलपुर सवाई माधोपुर क्षेत्र में जो चंबल के बीहड़ है, चंबल नदी है उसके बीहड़ क्षेत्र है। बीहड़ का मतलब उबड़ खाबड़ क्षेत्र है जहाँ पे कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। वो चंबल के बीहड़ है, वो क्या है, उत्खात भूमि के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे प्रोसेस है जो हमने पढ़े, वो है मृदा अपर्दन। और मैंने इनके उपाय बताए हैं कि इनमें क्या कर सके। जो वायु अपर्दन हो, वायु से मृदा का कटाव हो, तो हम मेड़बंदी करें, पेड़ों की कतारें लगाएं अपोजिट साइड में। इससे हो तो हम अपोजिट साइड में क्या करें, जो फसल के लिए जोतें, जो डाल है डाल के विपरीत क्या करें, अपने जोत लगाए। जोत लगाने का मतलब है, जो जानते हो, हल चलाना, ठीक है। उत्खात भूमि किसी बंजर भूमि है और ये चंबल के बीहड़ में मिलती है, ठीक है। इसको उपजाऊ करने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में हमें क्या है, सरकार की मदद के माध्यम से इस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। बाकी देखें तो बीहड़ भूमि क्या है, इसमें इसको उपजाऊ बनाना एक बहुत ही कठिनाई वाली बात है, क्योंकि उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि बेटा, इस जुताई को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्या, समोच्चय जुताई। समोच्चय जुताई यादव, ठीक है, क्या बोलते हैं? समोच्चय जुताई। बेटा और कोई प्रश्न करना है इससे जुड़ा हुआ? हमने समझ लिया अपर्दन क्या है। अपर्दन का मतलब मिट्टी का कटाव, और संरक्षण कैसे करें, इस अपर्दन को रोकने के लिए हम मेड़बंदी करें, ठीक है। और जहां जिस प्रकार से अपर्दन हो रहा है उस कारक के लिए ये वाला है, ऐसे ही अपने खेत में है वहां पेड़ वृक्षारोपण ज्यादा ज्यादा करें, जिससे क्या होगा, अपर्दन रुक जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है बेटा? कोई प्रश्न? यस सर। सर इस चैप्टर के लास्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स करने हैं ना? हाँ बिल्कुल करने हैं लास्ट वाले क्वेश्चन आंसर, ठीक है बेटा। सर हाँ सर कल के नोट्स नहीं है। हाँ, कल के नोट्स आज आ जाएंगे बेटा, आज। और कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कल नेक्स्ट शिफ्ट पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि क्लास कभी ड्रॉप हो सकती है ना। ओके, थैंक यू।